किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जो कुछ खास हो रहा होता है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके लिए वो लाभकारी साबित हो सके। आज की हमारी इस कड़ी में बहुत अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो फिर आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। हमारे देश की सरकार कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा और साथ ही साथ इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। बता दें आपको, प्रयास यही है कि हमारे देश के किसान आत्मनिर्भर हो सके, उनका विकास हो सके। इस दिशा में जो हमारे देश के कृषि संस्थान है, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनकी भूमिका काफ़ी अहम रहती है। इसी दिशा में आज हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई को आयोजित की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 96वीं वार्षिक आम बैठक की और साथ ही हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के संबोधन की। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 96वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 18 से ज्यादा केंद्रीय एवं राज्य मंत्री शामिल रहे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय है। कृषि राज्य का विषय है और राज्य के सहयोग के बिना केंद्र कितना भी प्रयत्न कर ले, प्रभावी परिणाम संभव नहीं है। आज इतनी बड़ी संख्या इस जनरल बॉडी की बैठक में उपस्थित है, ये इंगित कर रही है वन नेशन, वन एग्रीकल्चर एंड वन टीम। पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम लोग जानते हैं एक जमाना था जब अमेरिका का PL 480 सड़ा लाल गेहूं खाने के लिए हम विवश थे और आपने कोट किया कि भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज गर्व के साथ कहता हूं, मैं ICR को, वैज्ञानिकों को, किसानों को बधाई देता हूं हृदय से कि हमने वो सारे मिथक तोड़ दिए और इस साल तो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। गेहूं के उत्पादन का सवाल हो, चावल के उत्पादन का सवाल हो, मक्का में हम तेजी से बढ़ रहे हैं, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, फल हो, सब्जियां हो और विशेषकर दूध हो या मछली पालन का मामला हो, तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे लिए वरदान है। वो हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। वो हमारी उपलब्धियां अभिनंदनीय है। कई चुनौतियां सामने हैं मित्रों। आज मैं जनरल बॉडी के सब मित्रों को बताना चाहता हूं, अभी जो हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान किया था, अब उस विकसित कृषि संकल्प अभियान में हमारे सामने जो निष्कर्ष आए हैं वो ही हमारे मार्गदर्शन का काम करेंगे। एक बात पक्की है, राज्य के माननीय मंत्रीगण बैठे, अब रिसर्च यहां दिल्ली में बैठ के तय नहीं होगा। रिसर्च जो आपके राज्य की जरूरत है और किसान की जरूरत है उसके हिसाब से तय होगा। वो हम लोगों ने पिछली बैठक में तय किया है। इसलिए नंबर 1 रिसर्च वो होंगे जो किसान की जरूरत है, कुछ देश की जरूरत है, देश के लिए, दुनिया के लिए जरूरी है, वो जरूर करें, उससे इनकार नहीं है। और रिसर्च भी अप्रूव करेंगे। केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होंगे,
जरूरत के मुताबिक डिमांड ड्रिवन रिसर्च, एक अलग अलग राज्य की जरूरत के मुताबिक कौन कौन से रिसर्च जरूरी है, उसके आधार पर ही हम राज्यों के कृषि का रोड मैप बनाएंगे। हम लोग काम कर रहे हैं जलवायु अनुकूल किस्मों पर, बायोफोर्टिफाइड किस्मों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें और तेजी से जुटने की जरूरत है। क्रॉप बार भी हम हर एक फसल पे अलग अलग बैठक करेंगे और उसमें क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, इस बात का प्रयास आईसीआर पूरी ताकत के साथ करेगा। इस बैठक में आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का प्रस्तुतिकरण एवं अंगीकृत करने के लिए संकल्प पढ़ा। पिछली जो आम बैठक थी उसमें 42 रिकमेंडेशन थी, हमने सभी पे एक्शन लिया। उसमें 2 मैं बताना चाहता हूं कि आईसीआर की एनुअल रिपोर्ट को सदन के लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों पटल पे रखना था, वो दोनों रखी गई। उसके साथ ही ऑडिटेड एनुअल अकाउंट संसद के दोनों सदनों के पटल पे रखना था, वो रखा गया मार्च में। महोदय, ये स्लाइड दिखाते हुए मुझे बड़ा गौरव हो रहा है। पहला इसलिए कि ये पिछले 1 साल में 22 मिलियन टन 220 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन देश में बढ़ा, और यदि हम उसको देखते हैं 22 मिलियन टन को, तो विश्व के 96 ऐसे देश हैं जिनका उत्पादन 22 मिलियन टन से कम है, टोटल उत्पादन, और हिंदुस्तान ने 1 साल में ये बढ़ाया है। ये हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे किसानों की मेहनत और हमारे नीति निर्धारकों का सामंजस्य के साथ में किया गया प्रयास है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हरित क्रांति से पहले हमारे देश में 14 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हर साल बढ़ता था, एनुअल एवरेज। फिर हरित क्रांति आई, हरित क्रांति के दौर में 41 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हर साल बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति के बाद में 90 के दशक से हमारी सेकंड जनरेशन प्रॉब्लम ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरू हुई, उससे हमारे खाद्यान्न उत्पादन का जो बढ़वार थी वो कम हुई, तो 37 लाख टन पे आ गई एनुअल एवरेज, ग्रीन रिवॉल्यूशन से नीचे आ गई। उस समय देश ने बहुत सारे निर्णय किए, बहुत सारी नई नीतियां आई, बहुत सारे नए संस्थान बनाए गए और काफी अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद में 2014 से उसमें और तेजी लाई गई, और मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि 2014 से अब तक 81 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन हर साल बढ़ रहा है, जो हरित क्रांति से डबल है। हमारे यहाँ पे एक हरित क्रांति से सतत क्रांति की ओर हम बढ़ गए हैं, उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। साथ ही कृषि एवं प्रौद्योगिकी संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसके बाद सभी मंत्रीगण ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज हम बात करेंगे हमारे देश की मुख्य फसलों में से एक धान के बारे में। जी हाँ, धान की खेती का समय चल रहा है। किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, कैसे अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं, आइए इन तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान का। धान खरीफ की फसल है जिसे मानसून में बोया जाता है। आमतौर पर धान की बुआई जून जुलाई माह के दौरान की जाती है, जब मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। धान की रोपाई का समय बुआई के समय पर निर्भर करता है। आमतौर पर धान की रोपाई बुआई के 30 से 45 दिन बाद की जाती है, जब पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं, या यूं कहें कि धान की रोपाई का समय जुलाई मध्य से अगस्त के अंत तक का हो सकता है। किसान भाइयों को ये ध्यान रखना होगा कि रोपाई से पहले खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी हो। खेत में कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर पानी खड़ा होना चाहिए, ताकि रोपे गए पौधे मजबूती से जमीन में जकड़ सके। खेती की तैयारी की बात करें तो धान की अच्छी पैदावार के लिए खेत को तैयार करना बेहद महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले खेत की जुताई करनी चाहिए। इससे मिट्टी ढीली हो जाती है और खेत में हवा का संचार बढ़ जाता है। जुताई के बाद खेत में पानी भरकर पाड़ करना चाहिए। इससे खेत में पानी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। रोपाई से पहले बीजों को क्यारियों में बोया जाता है और कुछ समय तक पौधों को उगने दिया जाता है। जब पौधे थोड़े मजबूत हो जाते हैं तब उन्हें खेत में रोपाई के लिए निकाला जाता है। किसान भाइयों, बेहतर पैदावार के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। अगर खेत में ज्यादा खरपतवार उग जाए तो हल्की गुड़ाई करके उन्हें दबा दें। ये भी ध्यान रखें कि गुड़ाई करते समय धान के पौधों को नुकसान ना पहुंचे। धान की फसल को नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। खेत में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी का स्तर बनाए रखना चाहिए। खेत की मिट्टी ऊपर से सूखने लगे तब सिंचाई करनी चाहिए। धान की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाई जैविक खाद को अपनी धान की फसल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें तो इससे अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं धान और मछली की संयुक्त खेती के बारे में। भारत में किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर धान की खेती के साथ मछली पालन को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें एक ही खेत से दोहरा लाभ मिल रहा है। चूंकि धान के खेतों में लंबे समय तक पानी भरा रहता है, यह मछली पालन के लिए उपयुक्त बन जाता है। इसमें जलीय पौधे मछली प्रणाली और मवेशी मछली पालन प्रणाली जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर मछलियों को पोषण और खेत की उर्वरता दोनों बढ़ाई जाती है। इस प्रणाली से किसान धान, मछली, दूध और जैविक खाद जैसे अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली खासकर छोटे और मध्यम किसानों के लिए आय और पोषण का बेहतरीन साधन बन रही है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कैसे किसान से जिन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी अलग सोच के चलते, कड़ी मेहनत के चलते ये मुकाम हासिल किया है। तो कौन है हमारे आज के सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। ये है पायल अग्रवाल, मेहनती, अपने काम के प्रति समर्पित, दूसरों के लिए विकास के नए रास्ते तलाशने वाली और हमेशा आशावादी बने रहने वाली पायल अग्रवाल आज मेरठ में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत देश की पहचान बन रही हैं। पायल ने कम लागत वाला कोई काम शुरू करने का निर्णय लिया और ऐसे बिजनेस की ऑनलाइन तलाश करने लगी। जब इंसान की नीयत और विजन अच्छा हो तो जल्दी ही उन्हें रास्ते भी मिल जाते हैं। पायल को वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद बनाने का आइडिया आया और बस वह इस काम में जुट गईं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि जब केचुआ गोबर को खा लेता है और उसके पाचन क्रिया के बाद में जो निकलता है वो वर्मी कंपोस्ट होता है। ये एक भारी गुणवत्ता वाली खाद है जो कि पौधों को, ज़मीन को एनपीके के साथ में ऑर्गेनिक फॉर्मेट में एक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेवलप करना और एनपीके बहुत ही ऑर्गेनिक खाद है ये, जो कि अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा बेस और अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है ज़मीन को, पौधों को। वर्मी कंपोस्ट एक जैव उर्वरक है जो जैविक अवशिष्ट पदार्थों को केंचुआ या अन्य कीड़ों द्वारा विघटित करके बनाई जाती है। केंचुआ खाद बिना गंध, स्वच्छ व कार्बनिक पदार्थ है जिसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाश और पोटेशियम तथा पौधों के विकास के लिए कई आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं। केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए सबसे पसंदीदा पोषक स्रोत है। यह फसल और पर्यावरण के लिए अनुकूल है और एक पूर्ण नवीनीकरण का एक जैविक उत्पाद है। प्रोसेस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने का बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ज़मीन को समतल करके ज़मीन पर पन्नी बिछाई जाती है। 30 बाई 4 यानी कि 30 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा एक स्टैंडर्ड बेड साइज़ है जिसमें गोबर बिछाया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके उसको एक गोलाई दी जाती है, कब्रनुमा शेप दिया जाता है और उसको शेप देने के बाद में उसके ऊपर केचुआ छोड़ा जाता है। केचुआ छोड़ने के बाद उसको पानी से गीला करके और पराली ढक दी जाती है और फिर से पानी का छिड़काव किया जाता है। ये सब करने के बाद में आपको हर प्रक्रिया में हमें जो है पानी देना होता है। पानी देते देते लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका खाद बनना तैयार हो जाता है और ये जो हमारा बेड है, इस बेड में 3 से 4 लेयर में खाद बनकर तैयार होता है। 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। पायल ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने का काम शुरू किया। एक खाद के लिए एक बेड तैयार करने में 8 से 8,500 रुपये तक का खर्चा आता है। 30 फीट लंबे और 4 फीट चौड़ाई वाले एक बेड में 300 रुपये की पॉलीथीन लगती है और 30 किलोग्राम केंचुआ लगता है और 1500 किलोग्राम गोबर। ये तमाम गणित पायल को आज भी अच्छी तरह याद है। लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पहली लेयर 3 से 4 इंच की हर बेड में तैयार हो जाती है। धीरे धीरे इस तरीके से हम एक बेड से मैं जो है खाद को अलग कर लेती हूँ
खाद अलग करने के बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। इस तरीके से हर 10 से 12 दिन के अंदर अंदर एक एक लेयर निकलती रहती है। एक बेड से 3 से 4 लेयर निकलकर तैयार होती हैं और उन सब को हम खाद को निकालने के बाद सबसे पहले पुराल उतार नामक एक औजार होता है जिसका इस्तेमाल करके बेड के ऊपर से पराली हटाई जाती है। उसके बाद खाद को नीचे सख्त गोबर से अलग करके भुरभुरी खाद को हम थोड़ा सा किरोदा मार के, किरोदा एक टूल का नाम है यानी कि एक औजार का नाम है, उसको किरोदे से थोड़ा सा खाद को भुरभुरा किया जाता है। 10-15 मिनट उस बेड को इसी तरह छोड़ दिया जाता है। धूप की रोशनी पड़ने पर केचुए नीचे भाग जाते हैं। आपकी ऊपर की जो खाद है वो केचुआ रहित है, उसमें केचुआ नहीं है। उस खाद को साइड में निकाल कर उसको मशीन में छान लिया जाता है। तो ये बहुत ही सरल एकदम तरीका है केचुए की खाद तैयार करने का। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की बुवाई के बारे में। मध्य प्रदेश, जिसे भारत की सोयाबीन कैपिटल कहा जाता है, में किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वे 10 जुलाई से पहले सोयाबीन की बुवाई कर लें। यदि देर होती है तो फसल देर से पकती है और रब्बी फसलों की तैयारी प्रभावित होती है। सागर जिले में इस समय तक लगभग 60% बुवाई पूरी हो चुकी है। पहले बारिश की कमी से कुछ किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ी, लेकिन अब पर्याप्त बारिश हो चुकी है। देरी करने वाले किसानों के लिए मूंग और उड़द जैसी कम अवधि वाली फसलें बेहतर विकल्प मानी जा रही हैं। इन दालों की उन्नत किस्में अब बाजार में उपलब्ध हैं, जो रोग प्रतिरोधक भी हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना है जो आपको आपकी खेती किसानी के कार्यों में तो सहूलियत प्रदान करती ही है, साथ ही साथ आपको एक मौका भी देती है कि आप अतिरिक्त आय अर्जित कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। आइए बताते हैं आपको और नजर डालते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी।
दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्यों की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshanddd@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।